हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। सो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के प्री बोर्ड्स भी स्टार्ट हो गए होंगे और कुछ के शायद कंप्लीट भी हो गए हों। सो हमारा एनसीईआरटी का बायो का लास्ट चैप्टर एक रह गया था, दैट वाज आवर एनवायरनमेंट। तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट please start revising your syllabus again and again so that in any case you get confused, you get to know and revise everything repeatedly because बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का टाइम है चीज़ों को। अगर आपको एवब 90% या फिर आपको एवब 80% भी लाना है तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा रिवाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें। आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो let's get started with our last chapter, that is our environment. So what is environment? Environment means everything which surround us. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे आसपास चीज़ें घिरी हुई हैं, जैसे पेड़ पौधे, एवरीथिंग अराउंड अस, इसको हम वो क्या बोलते हैं? environment. Okay, it may include living and non living. यहाँ पे लिविंग चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि ज़िंदा हैं और नॉन लिविंग जो कि ज़िंदा नहीं है। जैसे कि जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स और हम लोग एनिमल्स, तो हम लोग किस में आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। ओके, रिमेंबर दिस। जो लिविंग हैं वो सारे किस में आ रहे हैं? बायोटिक में। और जो नॉन लिविंग हैं वो आ रहे हैं एबायोटिक में। ओके, तो इट में इंक्लूड्स बिसाइड ऑल क्रिएचर्स वाटर एंड एयर ऑल्सो। एबायोटिक में हमारा एयर, वाटर, सॉइल, सराउंडिंग, ये सब कुछ आ जाता है। तो इन्वायरमेंट इफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाइस वर्सा। इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को, डेवलपमेंट को और ऑर्गेनिज्म को, नेचुरल हैबिटेट को भी इफ़ेक्ट करता है और इसी तरीके से हमारा हैबिटेट भी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल अगर हम लोग देखें, बहुत सारी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ के सेटअप होने की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है जो कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। जो चीज़ें मैन मेड हो रही हैं जैसे हम लोग करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पोल्यूशन कर रही हैं और हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं और अदर हार्म भी पहुंचा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। इवन विदाउट स्मोकिंग अ सिगरेट, दे स्मोक एटलीस्ट 30 cigarettes per day with that pollution only. Okay, सो सब्सटेंसेज दैट आर डिकम्पोज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा जो ग्रीन वेस्ट होता है, ग्रीन वेस्ट मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है या फिर माइक्रोब्स उन पे अटैक करके उनको छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ सकते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, तो इन चीज़ों को सारे माइक्रोब्स हमारे डिकम्पोज कर देते हैं ईजीली, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे कि हमारा घरों में जो हमारा वेस्ट होता है, जैसे कि लीव्स हो गए, हमारे वेजिटेबल पील्स हो गए, ये सब चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि डीडीटी एंड फर्टिलाइजर्स। प्लास्टिक हो गई जैसे, इसलिए प्लास्टिक आपने देखा होगा मोस्टली काफ़ी जगहों पे अब प्लास्टिक जो है वो बैन कर दी गई है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि ये जो है अगर हम इसको बर्न भी करते हैं तो ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होती है और ये हमारे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहती है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। और जो चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल और जो नहीं हो पाती उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक्स। एक्चुअली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो वही सेम चीज़ है, वो लॉन्ग टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में रहती हैं और हमारे जो मेंबर्स हैं इकोसिस्टम के उनको हार्म पहुंचाती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, सो इकोसिस्टम और कंपोनेंट्स क्या होता है? इकोसिस्टम है क्या एक्चुअल में? जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जैसे कि बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये सब आपस में एक साथ रह के इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्ट मतलब इनका आपस में एक तालमेल बैठा हुआ है जिस वजह से ये अपने अपने काम परसेप्शनली अकेले कर पाते हैं। जैसे एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी भी एक, जैसे अगर हम लोग भी हैं फॉर एग्जांपल, तो हम लोग जब तक प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, बट उतना ही हम डिपेंडेंट है एयर पे भी हमारे सांस लेने के लिए। तो हम कहीं ना कहीं इन एबायोटिक चीज़ों पे भी डिपेंड हैं और हम सब ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो जितने भी ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक एरिया में, चाहे वो नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो या फिर वो लिविंग कंपोनेंट्स हो, तो जो इकोसिस्टम है हमारा
उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एक्सेट्रा, ये सारी हमारी हो गई एबायोटिक। ओके, तो अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक यूनिट है जो कि सेल्फ सस्टेनिंग है। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब वो अपने आप ही डेवलप होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट कर पाते हैं। ओके, तो इकोसिस्टम हमारा दो टाइप का होता है, एक मैन मेड, एक होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो नेचुरली अपने आप बन रहा है, जैसे फॉरेस्ट अगर हम देखें तो एक अगर बंजर ज़मीन है, वहाँ पे थोड़े टाइम बाद अगर कुछ प्रॉपर इन्वायरमेंट उसे मिला तो वहाँ छोटे छोटे पौधे आने लगेंगे, फिर छोटे छोटे पौधों के बाद कुछ बड़े बड़े शर्ब्स आने लगेंगे, फिर कटीले पौधे आने लगेंगे, फिर बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे, और कुछ टाइम बाद अगर उसको प्रॉपर सनलाइट, वाटर, हर चीज़ मिलती रही तो वो एक ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। पर ये सारी चीज़ें कैसे हुई? अपने आप हुई, नेचर ने इसको डेवलप कराया, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। दूसरी तरफ हमारा एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड में क्या होता है? जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई क्रॉप लैंड देखें, खेती करने की जो जगह होती है जहाँ पे खेत होते हैं, वहाँ क्या होता है? एक फार्मर उसको बनाता है, उसमें सिंचाई करता है, उसमें सीड्स लगाता है, फिर उसमें हार्वेस्टिंग करवाता है, फिर हर चीज़ उसमें खुद करता है वो। तो ये क्या हो गया? एक मैन मेड एग्जाम्पल हो गया। वही अगर हम देखें, हम लोगों के घरों में भी एक्वेरियम्स होते हैं, तो एक्वेरियम्स में फिशेज हैं, वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, या फिर मैन मेड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं इसको। ओके, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं इसको, तो सो डोंट गेट कंफ्यूज ऑल्सो, आर्टिफिशियल इज अ सेकेंड नेम ऑफ मैन मेड। ओके, अब हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के टाइप्स के। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्वेटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मतलब जो वाटर में पाया जा रहा है। ओके, वाटर में मतलब जैसे हमारा पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, ये सारा क्या है? ये सारा हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे है। जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो लैंड इकोसिस्टम होते हैं, जैसे हमारा फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। ओके, अब एक्वेटिक सिस्टम को भी इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है हमारा मरीन और एक है फ्रेश वाटर। मरीन इकोसिस्टम्स में हमारे आ गए सीज, ओशियन, यहाँ पे थोड़ा सा खारा पानी पाया जाता है, जैसे मोस्टली हमारे सीज और ओशियंस में पाया जाता है। दूसरा होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ब्लू आपको वाटर अगर आप देखोगे तो वो आर पार दिखेगा, इतना फ्रेश, इतना क्लियर वाटर वहाँ पे होता है, जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल, ये सब क्या है? हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाटर पाया जाता है। ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इस मैनर में कि वो एक इकोसिस्टम में सर्वाइव कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये हम अपने स्टार्टिंग से 5th 6th से ये इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, बट ये चैप्टर हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है इसमें मार्क्स स्कोर करना। दैट्स वाई आई एम टीचिंग दिस चैप्टर वेरी डीपली, ताकि आपका एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, नाउ मूविंग अहेड, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ये जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से एक प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसको यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से और लाइट एनर्जी से। जैसे हमें क्या क्या चाहिए होता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था, क्लोरोफिल, वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें करके ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं जो कि स्टार्च के फॉर्म में हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि ये खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, we will get to know about the different components also, like second one is consumer. consumer क्या होता है? consumer का मतलब, consume करने का क्या मतलब है? किसी चीज़ को लेना। ओके, तो ये consumers जो भी organisms हैं, ये कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो हैं वो producers पे, यानी कि green plants पे डिपेंड हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए। अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो consumers कंज्यूम कर रहे हैं फूड को जो कि producers प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये हो गया कंज्यूमर का। तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट हैं। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स के टाइप्स का क्या होता है, कितने टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ रखा है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, लाइव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी, ओमनीवोर्स। ओके, तो इनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर्स, जैसे हमारी काऊ, शीप, और कौन कौन से होते हैं? बफेलोज, और ये सब जो हो गई हमारी डियर वगैरह, ये सब हमारे हो गए हर्बीवोर्स। अब हम बात करते हैं कार्निवोर्स पे, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं। इट इज़ ई, ओके, फ्लैश ईटर्स होते हैं जो कि सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ही खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ये सब हमारे कार्निवोर्स हो गए। फिर आते हैं हमारे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं और उनसे अपना खाना लेते हैं। ओके, उनको बोलते हैं होस्ट, जैसे कि प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि हमारी बॉडी में कभी कभी जैसे मलेरिया में होता है, तो एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट की ही वजह से होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में घुस के हमारी बॉडी से फूड लेता है हमें बिना हार्म करे, बट एट दी एंड क्या होता है, उस पैरासाइट जो है वो हमें कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रहा है। ओके, जैसे काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने देखा होगा टिक्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं उनके बॉडी पे छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टिक्स, और ह्यूमंस में लाइस होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनको पैरासाइट्स बोलते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन इज ओमनीवोर्स। ये जो होते हैं ये दोनों टाइप के होते हैं, ये ग्रास भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, जैसे कि क्रो। ओके, अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? तो डिकम्पोजर्स जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, जो कि डेड प्लांट को, डेड मतलब डी से डिकम्पोजर्स, डी से डेड, रिमेंबर दिस निमोनिक, दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम ऑल्सो। जो भी हमारे फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं ये ब्रेक कर रहे हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को। जो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो चुके हैं, जैसे प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो कुछ टाइम बाद फॉल ऑफ कर जाती हैं क्योंकि वो डेड हो चुकी होती है, सूख चुकी होती हैं। तो ये जो होते हैं डिकम्पोजर्स, ये फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं जो कि ब्रोकन डाउन या डेड और डिकेइंग पार्ट्स जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उन पे फीड करते हैं, उनको और छोटे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको रिप्लेसमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज में ही चले जाने देते हैं, तो अपना फूड भी ये ले लेते हैं। फूड चेन, ओके, हियर इज वन मोर मेजर स्टेप, दैट इज फूड चेन। ओके, डिकम्पोजर्स आपको समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजर्स को हम लोग क्लींजिंग एजेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। क्लींजिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी गंदगी है हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि डेड डिकेइंग पार्ट्स हैं, उनको ये लोग ख़त्म कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसलिए इनको क्लींजिंग एजेंट भी बोला जाता है इन्वायरमेंट के। तो अगर ये एग्जाम में आए तो रिमेंबर दिस, दैट डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द क्लींजिंग एजेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं फूड चेन की। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है। तो ये जो पूरी जो एक चेन है जिसमें कौन सा एक ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है, फिर वो वाला किसको खा रहा है, ये पूरा चेन जो है इसको हम फूड चेन बोलते हैं। यहाँ पे फूड एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लगातार। ओके, तो फूड चेन रिफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स। बायोटिक ग्रुप्स ही आ रहे हैं, बायोटिक मतलब लिविंग। यहाँ पे एक एनर्जी का सीक्वेंस ट्रांसफर होता है। तो ये जो बायोटिक ग्रुप्स हैं ये प्रोड्यूसर्स, हमेशा फूड चेन जो है प्रोड्यूसर से ही शुरू होती है, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल ग्रास थी। ओके, ग्रास को किसने खाया? डियर ने खाया। फिर डियर को किसने खाया? लायन ने खाया। तो ये 3 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन हो गई। ओके, सो एक फूड चेन जो है, दीज बायोटिक कंपोनेंट्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। अभी ये T1, T2, T3 क्या है? T1 मतलब ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ये एक टाइप के कह सकते हैं एनर्जी लेवल्स हैं जो हम लोग जिनको ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए हम लोग इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ओके, फिर ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स केवल 1% ऑफ एनर्जी जो है उसको कैप्चर करते हैं जो कि सनलाइट से गिर रही होती है। ओके, मतलब अगर वो फॉर एग्जाम्पल 100% सनलाइट अगर गिर रही है ग्रीन प्लांट्स पे, तो उसमें से वो केवल 1% जो है वो कैप्चर करेंगे उनकी लीव से, उसको यूज़ करके वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे, फिर वही जो है एनर्जी वो हमारे कंज्यूमर्स में जाएगी, फिर हमारे ओमनीवोर्स में जाएगी, फिर इस तरीके से आगे ये बढ़ती रहेगी। ओके, सो जो फ्लो है एनर्जी का वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। रिमेंबर दिस पॉइंट और स्टार मार्क दिस पॉइंट कि जो फ्लो है एनर्जी का वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है एक फूड चेन में। यूनी मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब कि जो एनर्जी जो वापस लॉयन ले चुका है डियर से, वो अब वापस से डियर में नहीं आ सकती। ओके, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। yes, the flow, there is a gradual decrease, wait a second, let me erase. Yeah, there is a gradual decrease in the amount of energy transferred from one trophic level to the next trophic level in a food chain. Okay, let me clear this point. हमेशा जब एक trophic level है, for example हमारा जो स्टार्ट होता है हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, दैट मीन ग्रीन प्लांट्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हमारे होते हैं हर्बीवोर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि हमारे होते हैं ओमनीवोर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर जो कि हमारे होते हैं कार्निवोर्स। ओके, हमेशा एनर्जी इसी तरीके से यूनी डायरेक्शनल फ्लो में ही ट्रांसफर करती है। और एक चीज़ और हमेशा हमने पता है कि प्रोड्यूसर्स हमेशा 1% लेते हैं सनलाइट का। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, तो ये 1% जो है वो इसका आ रहा है इनके पास। फिर उसके बाद ये जो है उसकी जो इतनी एनर्जी ली है इन्होंने, वो उसमें से केवल 10% ही इस नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देते हैं। फिर इनके पास जो भी आई है उसमें से 10% ये इस नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देते हैं। इस तरीके से हमेशा 10% जो एनर्जी है वही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है। बाकी जो बची हुई है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर रेस्पिरेशन के फॉर्म में वो जो एनर्जी है वो सारी लॉस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स ने अगर 1000 किलो जूल एनर्जी ली, तो प्राइमरी
प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 100 किलो जूल ही जाएगी, सेकेंडरी के पास 10 ही रह जाएगी, और फिर ऊपर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में जाएगी तो ये 1 किलो, टर्शरी कंज्यूमर्स के पास केवल 1 किलो जूल ही रह जाएगी। तो एक डिक्रीज हो रहा है, इसी को बोलते हैं एक लॉ भी होता है जो कि लिंडमैन ने दिया था, इसको बोलते हैं 10% लॉ। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था कि 10% एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, बाकी जो है वो हीट लॉस हो जाता है एनवायरनमेंट में। ओके, so only 10% of the energy is transferred to the next trophic level, while 90% is used by present trophic levels in life process। लाइफ प्रोसेस हमारे वही सब हो गए, जैसे हमारा रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब में जो भी एनर्जी लगती है वो सारी हमारी बॉडी में रह जाती है, बाकी सारी ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बायोमैग्निफिकेशन। ओके, ये क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन? जब अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी एनर्जी है वो हमेशा क्या करती है, डिक्रीज होती जाती है ट्रॉफिक लेवल के साथ। पर अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, जो कि हार्मफुल केमिकल्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है क्रॉप्स में, तो डीडीटी भी डाला जाता है। डीडीटी क्या होता है, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, ये एक टाइप का केमिकल है जो कि हम लोग प्लांट्स वगैरह में फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पड़ता है, तो ये हार्मफुल भी होता है। तो अब जब ये प्लांट्स में डाला जा रहा है तो प्लांट्स जब उनके पास चला गया, फिर प्लांट्स में जब हम लोग उसको ले रहे हैं तो हमारे अंदर जब ये आएगा, प्लांट्स जैसे हम लोग सब्जियां वगैरह खा रहे हैं, तो इसका जो लेवल है वो प्लांट्स से हमारे अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें हार्मफुल केमिकल्स की, तो ये इनका जो है वो पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते इनका लेवल जो है वो क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे अगर 10 है, ऊपर 100 हो जाएगा, और ऊपर ट्रॉफिक लेवल में आएगा तो वो 1000 हो जाएगा। ये बात कर रही हूँ मैं हार्मफुल केमिकल्स की सिर्फ। ओके, तो कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ओके, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन एक वो प्रोसेस है जहाँ पे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी क्वांटिटी हर एक ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती जाती है। और ये हार्मफुल केमिकल्स का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डीडीटी। जैसे ये ग्रास है, इसमें 10 ppm डीडीटी पाया जा रहा है। डियर ने ग्रास को खाया तो उसमें 200 हो गया, मतलब मोर देन 10%। ओके, लायन ने खाया तो वो 5000 हो गया, इतना बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है इन केमिकल्स का वो एक्यूमुलेट हो जाता है ह्यूमन बॉडीज़ में ही रह जाता है। और नेचुरली जो फूड चेन है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है, मतलब एक फूड चेन कभी भी नहीं पाई जाती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, ये भी टाइप की फूड चेन है, ये कभी भी नहीं पाई जाती एक, हमेशा बहुत सारी फूड चेन आपस में लिंक्ड होती हैं, तो एक वेब बना रही थी। वेब मतलब जाल। तो एक जो ये जो जाल होता है बहुत सारी फूड चेन का, उनको हम लोग बोलते हैं फूड वेब। ओके, तो यहाँ पे हर ट्रॉफिक लेवल में हमने पढ़ाई है 10% एनर्जी लॉस होती है, जो कि बहुत हाई है, तो बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रह जाती है चौथे ट्रॉफिक लेवल के लिए। ओके, जैसे मतलब नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, फिर टर्शरी हैं, इस तरीके से फोर्थ लेवल तक जाते जाते बहुत कम एनर्जी रह जाती है। तो जो बिग पॉपुलेशन है, तो मोस्टली हमारे जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो हमेशा 4 ही तक होते हैं, 5 बहुत रेयर केसेस में पाए जाते हैं। तो देयर इज़ अ बिग पॉपुलेशन एट लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। सो एग्जाम्पल, जो पॉपुलेशन है प्रोड्यूसर्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, कंज्यूमर कार्निवोर्स की कम होती जाती है फिर धीरे धीरे। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, कि कौन कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे इन्वायरमेंट्स में आती हैं। पहला तो ये हो गया कि जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारी ओजोन लेयर, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी लेयर्स पाई जाती हैं। ओके, बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे नीचे सबसे पहले हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ओजोन। ओके, तो ओजोन लेयर क्या करती है, जो भी सन से हार्मफुल रेज आती हैं उनको हम तक आने से रोकती है, और केवल जो यूज़फुल है वो ही केवल हमें नीचे आने देती है। तो इसका काम शील्ड की तरह है, जो कि हार्मफुल रेज को ऊपर ही रोक लेती है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर ये ओजोन हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होगी तो ये सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारी स्किन पे डायरेक्टली पड़ेगी, जिस वजह से लोगों को स्किन कैंसर, आई डिजीजेज, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो एक एरिया जैसे जो हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उस जगह पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे उस जगह पे थोड़ी थोड़ी ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, या फिर इतनी सारे CFCs की वजह से पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है।
तो ये चीज़ें कैसे वेस्ट की वजह से भी हो रहा है, तो डिप्लीट कैसे हो रही है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो डिप्लीशन है ओजोन लेयर का, ओजोन जो है इसका फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का होता है O2, इसका होता है O3। ये एक लेयर है जो कि हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अवर एटमॉस्फेयर, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर का ही एक पार्ट है, जो कि 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक सी लेवल के ऊपर पाया जा रहा है। मतलब सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है हमारी जो ग्राउंड लेवल से लगभग 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। तो ओजोन एक डेडली पॉइजन है। अगर हम ऐसे देखें तो ओजोन एक ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें, मतलब हमारी जो ज़मीन है उस पर अगर हम देखें, तो ये डेडली पॉइजन है, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर में इसने जो लेयर बना रखी है। तो जो O2 है, मतलब हमारी ऑक्सीजन है, जब इस पर UV रेज गिरती हैं, ओके, हैवी अल्ट्रावायलेट रेज गिरती हैं, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये स्प्लिट हो गई दो में, तो ये इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना ली, मतलब एक मॉलिक्यूल बना लिया है इसका। तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा हार्मफुल होती है, और ये अनरिएक्टिव होती है, मतलब वेरी रिएक्टिव होती है, सॉरी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कि तुरंत ही एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का है तो ये तुरंत ही किसी के साथ रिएक्ट करेगी और कुछ और बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करने लगेगी। तो ये क्या करती है, एक O2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाती है और O3 बना लेती है, ओके, जो कि हमारा किसका फॉर्म है, ओजोन का एक फॉर्म है। ओजोन क्या कर रही है, ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करती है हमारी अर्थ के चारों तरफ, जो कि जितनी भी हार्मफुल रेज हैं हमारे सन से जो आ रही हैं, रेडिएशंस वगैरह, उससे लिविंग बींग्स को जो कि अर्थ पर रहते हैं उनको बचा रही है। अगर वो नहीं होती तो क्या क्या हो जाता, लोगों को स्किन कैंसर, कैटरैक्ट हो जाता, हमारा इम्यून सिस्टम को वीक करती है, प्लांट्स को भी डिस्ट्रक्ट करती है, मतलब उनको ख़राब कर देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर दिस। जो डिक्लाइन है ओजोन लेयर की थिकनेस में, वो अंटार्कटिका पे हुआ है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो ओजोन लेयर की थिकनेस है बहुत मोटी हुआ करती थी, अब वहाँ पे अंटार्कटिका पे थोड़ी सी इसकी लेयर पतली हो गई है, डिप्लीट हो रही है। तो ये पहली बार पता चला था 1985 में, कि वहाँ पे एक ओजोन होल बन चुका है, ओजोन होल, लाइक, ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि या फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी अर्थ, ओके, और ये है सन, ओके। तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में ओजोन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा अंटार्कटिका, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस कम हो गई है, और यहाँ पे उसमें एक होल आ चुका है, जो कि जहाँ से डायरेक्टली सन रेज जो है वो अर्थ पे आ रही हैं। अब आप समझे। तो यहाँ से इस तरीके से हमारी जो स्किन डिजीजेज और कैटरैक्ट और इम्यून सिस्टम वीकन, ये सब इसी वजह से हो रहा है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। जस्ट रिमेंबर दिस टॉपिक, कि कैसे एक ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जब हमारी ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस पर पड़ते हैं, तो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जो कि तुरंत एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर ओजोन का फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, नाउ मूविंग टू द रीजंस क्या है, किस वजह से डिप्लीट हो रही है। तो जब बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो होते हैं, जो कि हमारे फ्रिज में पाए जाते हैं, और बहुत सी जगह रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सब में ये CFCs पाए जाते हैं, जो कि एक सिंथेटिक इनर्ट केमिकल है, बहुत बुरा केमिकल है, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीऑन जो कि यूज़ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर, इसी वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। CFCs की फुल फॉर्म ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिमेंबर दिस। यही एक मेन रीज़न होता है ओजोन के डिप्लेशन का। एक सिंगल क्लोरीन एटम जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है 1 लाख मॉलिक्यूल्स ओजोन के, ओके। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो, और हमें इन सब चीज़ों का यूज़ कम करना चाहिए। तो UNEP क्या है, UNEP एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जो कि जिसने एक एक्सेलेंट जॉब की थी ये करने की, कि CFC के प्रोडक्शन को ही ये बंद कर देंगे। 1986 में ये काम हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में सारी कंट्रीज़ ने ये काम किया था, एक प्रोटोकॉल लाया गया था, कि जिसमें ये कहा गया था कि ओजोन का डिप्लेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो CFCs का जो प्रोडक्शन है हम अपनी अपनी कंट्रीज़ में बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होगी और हमारा इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। बट एज वी ऑल नो, ह्यूमन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमन नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, उनकी अलग अलग डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम है वो अब इतना नहीं चल पा रहा है, बट कहीं ना कहीं लोग फॉलो भी कर रहे हैं इसको। सो ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस इज गार्बेज डिस्पोजल। अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में अगर हम देखें, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, कुछ घर के वेस्ट होते हैं, तो उनको हमें मैनेज कैसे करना चाहिए, उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे। तो गार्बेज डिस्पोजल क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड।
जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और जो कंज्यूमर का जो डिमांड है, गुड्स का जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है, उस वजह से वेस्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है कि उसको कहाँ इकट्ठा किया जाए, कहाँ फेंका जाए, इस तरीके से। तो उसके कुछ मैनेजमेंट्स किए गए हैं कि किस किस तरीके से इसको हम बचा सकते हैं या हमारे इन्वायरमेंट को डिप्लीट होने से रोक सकते हैं। पहला तो कुछ मेथड्स ऐसे हैं। पहला तो हो गया ओपन डंपिंग। ये एक कन्वेंशनल मेथड है जो कि क्या कर रहे हैं, इसमें हम सॉलिड वेस्ट जो भी है हमारे घरों का या आसपास के एरिया का, उसको हम कुछ एरियाज में, जैसे हम लोगों ने देखा होगा बहुत सी जगह होती है हम लोग के घर के आसपास, वहाँ पे सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं ओपन डंपिंग। तो लेकिन इससे क्या होता है, ये पोल्यूशन भी कॉज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज लैंड फिलिंग। ये क्या है, इसमें हम मोस्टली लो लिविंग एरिया, मतलब जहाँ पे कोई रहता नहीं है, उन जगहों पे जाके हम वेस्ट को डंप कर देते हैं एंड बाय रोलिंग एंड बुलडोजर वगैरह का यूज़ करके इसको अंदर तक लैंड फिल कर देते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर भर देते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, ये इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को लेते हैं इनटू अ कंपोस्ट पिट, मतलब ये 1 1 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा, मतलब जो हार्मफुल नहीं है, घर वर का सामान है उसमें, उसको लेके हम उसमें फिल कर देते हैं, कंपोस्ट पिट बना लेते हैं और ये कवर कर देते हैं इसको, मतलब सॉइल की लेयर्स, इसके ऊपर सॉइल की लेयर डाल देते हैं और लगभग 3 महीने बाद जो सेम गार्बेज है वो उसके अंदर पिट में ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज हो जाता है, मतलब खाद के फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। तो इट इज़ वेरी गुड मैथड इन माई ओपिनियन बिकॉज इट डजेंट कॉज एनी पोल्यूशन। ओके, नंबर फोर्थ इज़ रिसाइकलिंग। जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है, जो कि हम उसको क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं सिंपल मटेरियल में, फिर ये जो मटेरियल है उसको उससे हम यूज़ करके नए आइटम्स बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उनको फेंका भी नहीं और उनको रीयूज़ भी कर लिया, रिसाइकल भी कर लिया। तो इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है, जैसे प्लास्टिक, मेटल, और ये सब रिसाइकल हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक्स वगैरह है वो ईजिली डिकम्पोज नहीं होती, तो उनको फेंकना अच्छी बात नहीं है, तो उससे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, उसको अपने यूज़ में नेक्स्ट चीज़ लेके आ सकते हैं। ओके, नंबर फिफ्थ इज़ रीयूज़। रीयूज़ क्या होता है, रीयूज़ मतलब कोई भी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक है जिससे हम उस आइटम को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेपर, उसको हम अलग अलग एनवलप्स, जैसे एक बार हमने लिखने के काम में ले लिया, फिर उसके बाद उसके बाद हमने उसके एनवलप्स बना लिए। सो दिस वाज द okay now there okay, now here our chapter ends. I hope you all understand this chapter. It is very important for your exam point of view, and it is the last chapter of ours. And I'm sorry for the late uploading this chapter as I was not well. एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं, और प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडीज़। इट इज़ द वेरी क्रूशियल मंथ फॉर योर स्टडीज़। इसी टाइम अगर आपने पूरे साल भी नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप इस टाइम पढ़ते हैं तो यू ऑल कैन गेट एटलीस्ट 80%, अबव देन 80%, विच इज़ अ आई थिंक विच इज़ अ गुड मार्कर फॉर द पीपल हु थिंक्स दैट हाँ ठीक है चलो 80% ले आते हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू ऑल बिकॉज पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं होना। ओके, नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइजेज। पढ़ा भी हमने बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। ये वो टेक्निक है जहाँ पे जो हमारा हार्मफुल वेस्ट है उसकी क्वांटिटी या हार्मफुल केमिकल्स है उनकी क्वांटिटी हर ट्रॉफिक लेवल में बढ़ती रहती है। इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एक्सपेंड्स द टर्म CFC एंड UNEP। CFC क्या होता है, CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ओजोन के डिप्रेशन का मेन कारण है। UNEP क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, ओजोन होल क्या है, ओजोन होल जहाँ पे हमने CFCs का ज़्यादा यूज़ करके क्या करा है, उसका ओजोन लेयर जो है हमारी, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है अल्ट्रावायलेट रेस से सन की, तो वहाँ पे हमारे पोल्यूशन की वजह से, CFCs की वजह से वहाँ पे कुछ होल क्रिएट हो गया है, उसकी थिकनेस कम हो गई है, जो कि कहाँ पे हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर। ओके, तो इसमें से आपको कुछ चीज़ें दी हैं, ये बताना है कि बायोडिग्रेडेबल कौन सी हैं। बायोडिग्रेडेबल कप्स, प्लास्टिक कप्स हमारे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, काउडंग हमारा बायोडिग्रेडेबल है, एल्युमिनियम फॉइल हमारी बायोडिग्रेडेबल है, कॉटन हमारी बायोडिग्रेडेबल है। ओके, फूड वेब क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको। फूड वेब क्या है, बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, एक नेटवर्क बना लेती है, जाल बना लेती हैं, उसको हम बोलते हैं फूड वेब। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को यूजेस देते हैं, अच्छे काम करवाते हैं। कंज्यूम, जैसे हमारा जो बायोटिक है वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो 3 पार्ट्स में, जैसे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल हमने देख ही लिया है।
अच्छा, ये 8th वाला जो क्वेश्चन है, कुल्हड़ जो है इज वॉज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली आइडिया, वाई? कुल्हड़ जो होते हैं, जो मड के कप्स बनाते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, वो क्यों एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आइडिया नहीं है? बिकॉज अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुल्हड़ का यूज़ करने लगेंगे प्लास्टिक कप्स में, तो सॉइल भी हमारी एक रिसोर्स है जिससे हम लोग बहुत काम करते हैं। हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो भी हम लोग प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं, वो सब सॉइल में करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुल्हड़ का यूज़ करने लगे तो हमारी सॉइल की क्वांटिटी कम हो जाएगी, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है इन माय ओपिनियन। एनर्जी पिरामिड बताना है जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को शो करता हो। ओके, प्रोड्यूसर्स हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया, टर्शरी कंज्यूमर्स हो गया। इस तरीके से आपको एक पहाड़ टाइप का बना देना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस क्या है डिस्पोजल पेपर कप्स के प्लास्टिक कप्स के ऊपर। डिस्पोजल पेपर कप्स इजीली बायोडिग्रेड हो जाते हैं, प्लास्टिक कप्स बायोडिग्रेड नहीं होते। डिस्पोजल कप्स जो है वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, बट प्लास्टिक कप्स पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और या दीज वन आर ओके। हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव 2 मेथड। 2 मेथड बता देते हैं। एक हम बता देंगे कंपोस्टिंग, जिसमें हम लोग सॉइल की लेयर डाल देते हैं और फिर ऑर्गेनिक वेस्ट को करके रिसाइकलिंग, इट्स ऑल्सो वन मेथड। रोल ऑफ डिकम्पोजर्स बताना है इकोसिस्टम में। डिकम्पोजर्स क्लींजिंग एक्शन का काम करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि डेड और डिकेइंग पार्ट्स जो है, हमारे पार्ट एंड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के, उन पे फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनको छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 वेज बताने हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के, जो कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड इफेक्ट द इन्वायरमेंट। कौन से ऐसे तरीके हैं? पोल्यूशन क्रिएट करता है एक तो, सेकेंड वन इज वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओके, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल मैंने बताया था, जहाँ पे एनर्जी पिरामिड बना हुआ है। एनर्जी जो है किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे। तो एक एग्जांपल फूड चेन का देना है और स्टेट करना है कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स उसके अंदर क्या है। जैसे ये हमारा हो गया ग्रास, ओके, ये हो गया डियर, ये हो गया लाइन। ग्रास क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। डियर क्या हो गया? हमारा हर्बीवोर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा कार्निवोर हो गया, लाइन। ओके, व्हाट विल हैपन? क्या होगा अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ट्रॉफिक लेवल के मार दें? तो अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल को ख़त्म कर देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा ट्रॉफिक लेवल इफेक्ट हो जाएगा। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमने लॉयन को किल कर लिया तो डियर्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं होगा। ओके, अगर डियर्स की क्वांटिटी बढ़ गई तो वो ग्रास ज़्यादा खाने लगेंगे, और अगर ग्रास ज़्यादा खाने लगेंगे तो हमारे प्लांट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर एक बैलेंस बना रखा है इस फूड चेन ने हमारे इन्वायरमेंट में, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है। ओके, सो स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो। फूड चेन बताना है। विच ऑफ द टू फ्रॉग और हॉक विल गेट मोर अवेलेबल एनर्जी? किसको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, फ्रॉग को या हॉक को? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉग को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है। आई हैव टोल्ड यू ना कि 4 स्टेप्स में हर में, इसीलिए एनर्जी जो है हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जाती है, हॉक को थोड़ी और ज़्यादा कम मिलेगी। सो दिस वॉज द रीज़न। ओके, नाउ so here our chapter ends. Please revise it very carefully, and all the best for your boards. Good luck. Hope you will study all, and after the results please do share that how you whether you like my videos or not. Okay, if you still you have any problem, you all can comment in the comment section. And goodbye, all the best, bye bye.